आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट के बारे में। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ मोमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे, तो फोर्स पुश या पुल हो सकता है और इसके कारण क्या होता है, बॉडी में एक मोशन होता है और ये मोशन जो है वो क्या हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है या एंगुलर मोशन हो सकता है। तो अभी तक हमने जो फोर्स देखा है उसमें अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में तो उसमें लीनियर मोशन या मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं, एंगुलर मूवमेंट नहीं हो रहा था। इस अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो भी फोर्स एक्ट करता है वो एक प्लेन पे है और वो फोर्स क्या करते हैं, एक पॉइंट में मीट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। इस फोर्स के कारण अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है या कुछ रिजल्टेंट फोर्स है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं है तो बॉडी क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो फोर्स किसी पार्टिकल पे या एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा था वो फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट ना करके क्या कर रहा है, बहुत अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक रॉड ले लेते हैं, इसको लेमिना भी आप बोल सकते हो या एक बार आप ले देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बार जो है एक पॉइंट पे क्या है, सपोर्ट है और सपोर्ट किस तरीके का है, हिंज सपोर्ट है या इसको हम पिन सपोर्ट भी बोल सकते हैं या पिवोटेड जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इस जॉइंट पे होता क्या है, एक्चुअली में ये जो जॉइंट होता है इसमें अगर बॉडी है या इस सपोर्ट पे बॉडी है तो उस बॉडी में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लीनियर मोशन नहीं होता है, उसमें केवल एंगुलर मोशन हो सकता है, मतलब मोमेंट का रिएक्शन नहीं आता है। बाकी अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल जो इसमें रिएक्शन आता है वो तरीके का रिएक्शन काम करता है। ठीक है, तो अगर हिंज सपोर्ट है या पिन सपोर्ट है तो उसमें बॉडी क्या कर सकता है, केवल उसमें एंगुलर मोशन कर सकता है या उसमें रोटेशन आ सकता है। जैसे कि ये बार जो है पॉइंट ओ पे क्या है, पिवोटेड जॉइंट पे है। ठीक है, या हिंज सपोर्ट है और इसी पॉइंट पे मान लो एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप सोचिए कि ये रॉड में कोई मोशन आएगा क्या, इस रॉड में किसी भी तरीके का मोशन नहीं आएगा, ना ही एंगुलर मोशन आएगा ना ही लीनियर मोशन, जॉइंट पे ही फोर्स लग रहा हो तो। ठीक है, लेकिन इसके एक और कंडीशन की बात करें कि यदि ये फोर्स उस जॉइंट जिस पॉइंट पे जॉइंट है उससे कुछ डिस्टेंस पे एक्ट करे इस रॉड पे, जैसे कि इस कंडीशन में फोर्स जो है उसके राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या इसके लेफ्ट साइड में एक डाउनवर्ड फोर्स हम लगा रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आप देखेंगे कि बॉडी क्या करेगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रोटेट करेगी पॉइंट ओ के सापेक्ष या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी पॉइंट ओ के सापेक्ष। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन आता है वो क्या कहलाता है, रोटेटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे फोर्स लगने के कारण बॉडी में क्या हो रहा है, रोटेशन आ रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट जो पैदा होता है ये फोर्स का ही इफेक्ट होता है और इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट कहते हैं या टर्निंग मोशन इफेक्ट कहते हैं। तो फोर्स के कारण ही बॉडी में क्या होता है, टर्निंग मोशन वहाँ पे जनरेट होता है या पैदा होता है। ठीक है, अब ये जो टर्निंग मोशन वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है किसी भी बॉडी में, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली चीज़ किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, मतलब हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको टर्निंग मोशन मिलेगा उस बॉडी में। ठीक है, और दूसरा चीज़ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स पे, है ना, मतलब जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये टर्निंग मोशन हो रहा है बॉडी में उस पॉइंट से फोर्स कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। जैसे ये रॉड है पॉइंट ओ पे क्या है, पिवोटेड है। ठीक है, यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस में हम 50 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो बार है इस पॉइंट पे क्या करेगा, रोटरी मोशन करेगा या टर्निंग मोशन करेगा। ठीक है, और 50 न्यूटन की जगह अगर हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा लें तो आप देखेंगे कि ये अधिक टर्निंग मोशन करेगा, अधिक स्पीड से यहाँ पे मोशन बढ़ जाएगा। या इसकी जगह हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो
टर्निंग मोशन बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो टर्निंग मोशन क्या होता है, टर्निंग स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रखें 50 न्यूटन और डिस्टेंस को वेरी करें, मान लो 2 मीटर में लग रहा था, अब उसी फोर्स को हम 3 मीटर में अप्लाई करें, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपको उतने ही लोड पे आपको क्या मिलेगा, अधिक टर्निंग मोशन मिलेगा इस बॉडी में। इसके अलावा हम और इस डिस्टेंस बढ़ाते 4 मीटर पे फोर्स लगाएं तो इससे हमें और अधिक टर्निंग मोशन यहाँ पे मिलेगा रॉड पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ाने से बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से बढ़ेगा। एक बेसिक एग्जांपल है, जैसे आप घर में आपके दरवाज़ा है तो दरवाज़ा में एक तरफ कब्जेदार सपोर्ट रहता है, मतलब हिंज सपोर्ट रहता है, जिसके रेस्पेक्ट में ये जो डोर है वो क्या करता है, रोटेट करता है, टर्निंग मोशन आता है। तो अगर आप एकदम हिंज के पास ही आप पुश या पुल करेंगे तो आपको अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा उस डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। और जैसे जैसे आप कब्जे से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे अपने आप को, या आप फ्री एंड पे फोर्स लगाएंगे तो इससे डिस्टेंस बढ़ जाता है सपोर्ट से आपके लगाए गए फोर्स का, जिसकी वजह से हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मैकेनिक है ना, कोई आपका ऑटोमोबाइल व्हील्स है उसके नट बोल्ट को ओपन करता है तो क्या करता है, एक छोटे रॉड से ओपन करता है या उससे और बड़ा रॉड यूज़ करता है। तो जितना बड़ा रॉड यूज़ करेगा है ना, उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितना लेंथ आप बढ़ाएंगे रॉड का, इसका मतलब ये है कि हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा डिस्टेंस करोगे तो आपको कम एफर्ट लगेगा उतना ही मोमेंट लाने के लिए, है ना। नट और बोल्ट को ओपन करने के लिए आपको लंबा रॉड लगाने से कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो बेसिकली फोर्स का जो इफेक्ट आ रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड और उस जिस पॉइंट पे वो रोटेट हो रहा है टर्निंग इफेक्ट आ रहा है उससे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स या इसी को हम टॉर्क भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ये एक टर्निंग इफेक्ट है या इफेक्टिवनेस है किसी फोर्स का, जो किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट बॉडी में क्या कर देता है, एक रोटेशन प्रोड्यूस कर देता है, रोटेशन ला देता है। क्लियर है। और ये जो रोटेशन है वो बॉडी के पे लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड और जिस एक्सिस या पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं वहाँ से फोर्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है। अब हम इस जो इफेक्ट है इसको ही हम मोमेंट बोल रहे हैं। तो इस मोमेंट को क्वांटिटेटिव वैल्यू या इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। तो मोमेंट अबाउट अ पॉइंट, जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट क्या होगा, ये बराबर होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, पॉइंट से फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करें और फोर्स F हो और डिस्टेंस D हो तो M इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एक रॉड है, स्ट्रेट रॉड, ये एक पॉइंट O पे क्या है, पिवोटेड जॉइंट है या हिंज सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है। अब इसमें हमने एक फोर्स F अप्लाई कर दिया, क्लियर है, डाउनवर्ड ये एक्ट हुआ है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, लेकिन ये पॉइंट O के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है तो पॉइंट O पे एक मोमेंट आएगा और ये मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू को इस पॉइंट के से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोमेंट आएगा। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लाइन ऑफ एक्शन आपको ड्रॉ करना है फोर्स का, उसके पैरेलल उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा या शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फोर्स का उस रोटेटिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे पॉइंट O पे जो मोमेंट होगा F इंटू डी इसके बराबर होगा। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एक रॉड है O पे, ये क्या है, पिवोटेड जॉइंट पे है जिसके रेस्पेक्ट में ये रोटरी मोशन कर सकता है। अब यहाँ पे एक फोर्स F एक्ट कर रहा है जो कि इंक्लाइंड है, मान लो थीटा डिग्री या कोई भी एंगल से इंक्लाइंड है। क्लियर है। तो ये F इंटू डिस्टेंस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस
नापने के लिए फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल उस पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फोर्स का पॉइंट ओ से। तो यहाँ पे ओ पे जो मोमेंट आएगा एफ का वो होगा एफ इंटू डी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस आपको पता रहेगा तभी हम मोमेंट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है? ये फोर्स का फॉर्मूला। अब ये फोर्स का फॉर्मूला है, एफ क्या है आप जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आप फार्मूले से देखेंगे कि मोमेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर? इसका भी एक डायरेक्शन होता है और इसका एक यूनिट होगा। एसआई यूनिट की बात करें, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, तो मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है? ये एसआई इकाई है मोमेंट के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से इसी मोमेंट के कारण बॉडी में क्या होता है, रोटरी मोशन इंड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मोमेंट के टाइप के बारे में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, जब कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स के कारण बॉडी जो है वो क्या करे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे किसी पॉइंट के अबव। तो वहाँ पे जो फोर्स का मोमेंट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल पे आप देखिए, एक पिवोटेड जॉइंट पे एक बार रखी हुई है, ओ पॉइंट पे ये पिवोटेड जॉइंट है, हिंज सपोर्ट है। ठीक है? अब यहाँ पे एक फोर्स F1 हम अप्लाई कर रहे हैं। तो F1 फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट O से, ये है D1। क्लियर है? तो इस फोर्स F1 के कारण ये बार या रॉड जो है कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे F1 का जो मोमेंट होगा पॉइंट O के अबाउट, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O, एम ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1। क्लियर है? क्लॉकवाइज मोमेंट। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, जब फोर्स क्या करेगा, बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो वहाँ पे फोर्स का जो मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर है? जैसे एग्जांपल पे यहाँ पे हमने F2 फोर्स अप्लाई कर दिया। अब F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से कितना है, D2 है मान लेते हैं। तो F2 के कारण ये रॉड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगी, तो इसके कारण जो मोमेंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा, MO इज इक्वल टू F2 इंटू D2। क्लियर है? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो बेसिकली फोर्स के कारण किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है बॉडी, ये आपको देखना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रही है तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा किसी फोर्स का। ठीक है? अब ये तो हो गया डायरेक्शन, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तो यहाँ पे डायरेक्शन को हम साइन प्लस माइनस के फॉर्म में लेते हैं। तो आगे हम जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लेंगे निगेटिव माइनस साइन, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को लेंगे पॉजिटिव प्लस साइन। और ये निगेटिव पॉजिटिव लेते हुए मोमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी पे। इसके पहले हमने डिस्कस किया हुआ इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी के लिए, जब बॉडी पे क्या हो, कॉन्करेंट को प्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा हो। जब कॉन्करेंट को प्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी बॉडी पे और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, जीरो हो, इसका मतलब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहती, कोई मूवमेंट नहीं होता है, तब वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्स का सम जीरो होता है, और वैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉन्करेंट फोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कॉन्करेंट नहीं है, क्यों, और नॉन कॉन्करेंट है, और नॉन कॉन्करेंट है तभी वहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंट आ रहा है। ठीक है? तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स में जब लग रहा हो तो वहाँ पे मोमेंट आता है किसी पॉइंट के अबाउट। तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सभी मोमेंट क्या हो या सभी टॉर्क का योग क्या हो, जीरो हो, तब बॉडी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाती है।
तो मोमेंट या टॉर्क क्या जीरो कब होगा? इसके जीरो होने की दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि जो डिस्टेंस है पॉइंट से फोर्स के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब फोर्स पॉइंट पे ही एक्ट करे तो मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जो डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म या लीवर आर्म भी कहते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, तो फोर्स जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस फोर्स का जो मोमेंट होगा ये भी जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए, एक रॉड है जिस पॉइंट ओ पे क्या है, पिवोटेड जॉइंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक फोर्स F1 एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, जो कि O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 पे है। ये D1 क्या है, मोमेंट आर्म है फोर्स F1 के लिए। वैसे ही एक फोर्स F2 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 पे है। ये F2 का मोमेंट आर्म है। वैसे ही एक और फोर्स F3 एक्ट कर रहा है जो पॉइंट O से D3 डिस्टेंस पे है। क्लियर है? मान लो ये रॉड जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये कि बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा, ना ही लिनियर मूवमेंट होगा, ना ही उसमें एंगुलर मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे कोई भी एंगुलर मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोमेंट क्या है, जीरो। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, देखिए F1 फोर्स का मोमेंट m इज इक्वल टू F1 इंटू D1, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी रॉड को। देखिए F1, तो इसको आप नेगेटिव लेंगे। वैसे ही F2 F3 फोर्स का मोमेंट क्या होगा, देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करी F3 इस रॉड को, तो ये मोमेंट हो जाएगा m इज इक्वल टू F3 इंटू D3 क्लॉकवाइज से, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। वैसे ही एक और मोमेंट आएगा F2 फोर्स का जो होगा F2 इंटू D2, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रॉड को मूवमेंट करेगी, इसलिए ये पॉजिटिव लेना है। तो फाइनली क्या होगा, देखिए यहाँ पे तीनों फोर्स है, तो तीनों फोर्स को आप सम करेंगे तो ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि ऑल मोमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सभी मोमेंट्स का सम, अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अलजेब्रिक सम मतलब प्लस और माइनस को लेते हुए आपको ऐड करना है। तो देखिए ये समय सिग्मा m जीरो इज इक्वल टू जीरो, ओ के सापेक्ष सभी मोमेंट का योग जीरो है। ठीक है, तो सभी मोमेंट को आप ऐड करिए, माइनस F1 इंटू D1 माइनस F3 इंटू D3 प्लस F2 इंटू D3 इज इक्वल टू जीरो। इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 इंटू D1 प्लस F3 इंटू D3 इज इक्वल टू F2 इंटू D3 ये मिलेगा। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स है F1 और F3 के कारण ये किसके इक्वल होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर। क्लियर है? मतलब जब बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो वहाँ पे हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट में सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम जीरो होगा, या उस बॉडी में जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स लग रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, उसमें लगने वाले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर। क्लियर है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन का कॉन्सेप्ट। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में। इसको हम वेरिगन्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि वेरिगन्स एक पर्सन है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट और टॉर्क ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स और टॉर्क्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब किसी भी बॉडी में बहुत सारे नॉन कॉन्करेंट फोर्स लग रहे हैं, जिसके कारण सभी फोर्स का मोमेंट आता है किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो बॉडी रोटेट कर रही हो, और सभी फोर्स को हम एक रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका भी एक मोमेंट आएगा। तो सभी फोर्स का जो मोमेंट होगा उस पॉइंट के अबाउट वो किसके बराबर होगा, उन सभी फोर्स के रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा उसी सेम पॉइंट के अबाउट में। तो यही क्या होता है, वेरिगन्स थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है। जैसे कि एक बार है, एक रॉड है, स्ट्रेट रॉड, जो पॉइंट ओ पे क्या है, हिंज जॉइंट है। इस रॉड में देखिए F1 फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो पॉइंट ओ से ओ के रेस्पेक्ट में इस रॉड को रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो ओ पे एक मोमेंट आएगा F1 के कारण,
तो मान लो D1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है F1 का। वैसे ही एक और फोर्स मान लेते हैं F2 ऐड कर रहा है, जो पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 पे है। ठीक है, अब ये F1 और F2 का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो इसका रिजल्टेंट क्या है, R है या F जैसा माने, मान लो F है या R है, जैसा भी अब माने। ठीक है, इसका डिस्टेंस O से कितना है, D है। ये सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब भी आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 F2 कंपोनेंट फोर्स है और R या F आप ले रहे हैं तो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ F1 और F2 है। तो मोमेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस F1 एंड F2 क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू F1 इंटू D1। F1 का मोमेंट है पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, जो कि डायरेक्शन भी आप देखेंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव है। वैसे ही F2 फोर्स का मोमेंट पॉइंट O पे क्या होगा, F2 इज इक्वल टू F2 इंटू D2, जिसका भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव है। अब रिजल्टेंट फोर्स R या F की बात करें, इसका मोमेंट हम देखेंगे पॉइंट O पे, तो ये हो जाएगा M इज इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे F मैंने लिखा हुआ है, इसको आप R या F जैसा भी लिखना चाहें उसके हिसाब से। तो R है तो R आप लिखेंगे R इंटू डी हो जाएगा। तो ये होगा रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट। तो ऊपर F1 और F2 का जो इफेक्ट आ रहा है पॉइंट O पे, मतलब F1 F2 मिलके इस बॉडी या इस रॉड को जितना मोशन दे रहे हैं, एंगुलर मोशन, उतना ही मोशन अकेला F या R फोर्स दे सकता है। तो दोनों का इफेक्ट बराबर होगा। यही क्या है, वेरिगन्स थ्योरम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेरिगन्स थ्योरम क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2, है ना। रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट है वो किसके बराबर होगा, उसके कंपोनेंट फोर्स के मोमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर। तो यहाँ पे M क्या है, F इंटू डी इज इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2। जब आप सम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस को भी ध्यान देना है। यहाँ पे तीनों मोमेंट का साइन माइनस में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है फाइनल। तो यही क्या है, आपका वेरिगन्स का थ्योरम है। क्लियर है, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट के बारे में। तो जनरली कोई भी बॉडी किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें मोमेंट काम कर रहा है, या मोमेंट के कारण ही कोई बॉडी किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट में रोटेट करती है। तो कोई भी बॉडी को रोटेट करना है तो मोमेंट नेसेसरी है वहाँ पे। आपकी डेली लाइफ में आप देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे मोमेंट के। ठीक है, जैसे कि आप लीवर का एग्जांपल है, कोई भी लीवर हो तो वहाँ पे मोमेंट का कॉन्सेप्ट ही काम करता है। जैसे वेट लोड है या फलक्रम है, एफर्ट लगा रहे हैं और ये वेट आपका देखते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंट का प्रिंसिपल काम करेगा। वैसे ही मान लो आपके पास हैमर है, हैमर से आप नेल को या कील को आप बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी मोमेंट हम यूज़ करते हैं। वैसे ही स्पैनर से नट या बोल्ट को आप ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, टर्न करते हैं, तो वहाँ पे भी मोमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। सीसॉ या झूला है, झूल रहे हैं तो वहाँ पे भी मोमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप साइकिल राइड कर रहे हैं तो पैडल पे फोर्स लगा के हम मोमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तभी हमें रोटरी मोशन मिलता है। या आप कोई वेट को लिफ्ट कर रहे हैं किसी लीवर से, तो यहाँ पे भी हमें मोमेंट लगाना पड़ता है। या आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग को आप रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे भी मोमेंट हम अप्लाई करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे हम मोमेंट का यूज़ करते हैं, या बिना मोमेंट के कोई भी बॉडी किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट में रोटेट नहीं कर सकती है। क्लियर है। तो आज का जो लेक्चर है ये पूरा मोमेंट पे था। आई होप कि अब मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग। हाँ नहीं